नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारा ब्लड आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड जिसे हम रक्त या खून कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। ये ब्लड की हमने जो है तो डिफिनेशन सही बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं, जिसे आप ब्लड लेक्चर फर्स्ट के नाम से, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति लेक्चर फर्स्ट ब्लड, ठीक है ना। ये हमारा ब्लड की जो है तो सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे ब्लड का कहां से ओरिजिन होता है, कहां से उत्पत्ति होती है ब्लड की, ठीक है ना, जिसमें हम आपको 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एमपी टेट पर गेट नीट पीएनएसटी अथवा आप डीएमएलटी बीएमएलटी करते हैं, जिसमें भी ये चैप्टर ब्लड है। ब्लड तो इसमें एबीसीडी बराबर होता है, चाहे मेडिकल कोर्स कर रहे हो चाहे आप एमपी टेट वर्ग की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हम यह वीडियो लेके आए हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, तभी जो है तो हमारा ब्लड आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इमेज के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारी जो है तो क्या है, आरबीसी है। अगर हम आरबीसी को देखें तो हमारी आरबीसी ऐसे दिखती है, कॉनकेव है ना, यानी बीच में गड्ढे। क्यों होता है बीच में गड्ढे? अभी देखिए, आप लोग को कहेंगे एमपी टेट वर्ग में ये ब्लड कहां से आया, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से एक यूनिट है, उसी में हम ब्लड पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, तब तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होगा ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारी आरबीसी है, ठीक है ना। जितने लोग हैं तो हॉस्पिटल जरूर गए होंगे, तो कम से कम सीबीसी तो जरूर कराए होंगे, नहीं तो सीबीसी मान लीजिए नहीं कराए हो तो ब्लड ग्रुप तो अवश्य कराए होंगे। इतने लोग हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, कम से कम ब्लड ग्रुप तो अवश्य कराए होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है तो आरबीसी तरह होती है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेता है कोई लैब टेक्नीशियन जो होता है वहां पे मौजूद होता है लेबोरेटरी में, वो सैंपल लेता है, या कि कहीं वो नर्स लोग जो होती है वो भी सैंपल लेकर के जो है तो आगे लेबोरेटरी के लिए भेजती है। अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो एडमिट नहीं होता तो लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, वहां पे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो आपका सैंपल लेते हैं और इस तरह से टेस्ट ट्यूब में वो कर देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब लेके जाते हैं तो आजकल तो जो है तो ज्यादा एआई बेस्ड मशीनें आ गई हैं, जिसमें टेस्ट ट्यूब छुआते ही जो है रिजल्ट बता देती है। लेकिन पहले जो थी मशीनें एडवांस जनरेशन की नहीं थी, तो उसमें क्या थी, एक सेंट्रीफ्यूज की मशीन होती थी, जिसमें जो हाई सेंट्रीफ्यूज जैसे ऐसे करके गोल गोल घूमती थी, तब इसके बाद जो होती जो अपना एलिमेंट आरबीसी होती थी नीचे बैठ जाती थी, और जो फार्म एलिमेंट होता नीचे, और बाकी जो हल्का होता ऊपर आ जाता है ना। यदि मान लीजिए कि आपने से प्रैक्टिकली करना है तो आप एक्सपीरियंस से आप ब्लड निकाल करके और कोई टेस्ट ट्यूब हो तो उसमें रख देंगे, तो 48 घंटे में अपने आप जो मटेरियल होता है ठोस वो नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने आरबीसी के बारे में, इलेक्ट्रोसाइट के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। ब्लड की डिफिनेशन से बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुके थे। इस तरह से हमारा ब्लड वैसे दिखता है, फिर इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोसाइट की जो है तो वो है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है।
अगर जब हमारे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, देखिए सेंट्रीफ्यूज कर दिए तो क्या हुआ, 45% जो है जो ब्लड सेल्स हुई वो अलग हो गई और 55% जो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट ऊपर आ गया, है ना। ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये सिस्टम ऐसे हमको देखने को मिलता है। और 1% जो है तो ये क्या दिखता है, सफेद कलर वाली दिखती है, ठीक है। और इस तरह से ठीक से यही चित्र स्ट्रक्चर यहाँ भी दिखाया गया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब चूंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई आप जो सेंट्रीफ्यूज में मशीन में डाल करके आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर चुके हैं, या कि आपने सैंपल लेकर के अगर कोई टेस्टिंग हो आपके पास 48 घंटे में रख चुके हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है लिक्विड पार्ट, और जो फार्म एलिमेंट होते हैं सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम अगर देखें ब्लड से यदि हम आरबीसी को हटा देते हैं तो क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। मान लीजिए जो ब्लड है उसके जो नीचे आरबीसी जो बैठ जाती है, अगर उसको हमने अलग कर दिया तो क्या बचा, हमारा ब्लड प्लाज्मा बचता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है, ठीक है ना, और 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है ना, पानी होता है, और 7% प्रोटीन होता है, ठीक है ना। देखिए 7% प्रोटीन होता है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन जो है तो हमारे प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारा क्या पाया जाता है, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन, फिर ग्लोबुमिन, फिर फाइब्रिन, फिर फाइब्रिनोजन, फिर थ्रोम्बिन पाया जाता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन। आगे देखो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। और ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त ब्लड का थक्का जमने में सहायता करता है, तो क्या कहा जाता है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है तो हमारा ब्लड के थक्का जमाने में सहायता करता है। और अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमाने में हमारी सहायता करती है, तो कौन सा विटामिन है बेटा, विटामिन के, ठीक है ना। तो ये हमारा अगर देख हम यही सब देखते चलते हैं, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं इनका, देखिए प्लाज्मा, अब देखते हैं हम प्लाज्मा में येलो रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है ना। अब जब हम बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के बारे में हम अगर लीवर जब पढ़ेंगे तो हम अच्छे से, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे शरीर की, ह्यूमन के मनुष्य के शरीर की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जब लीवर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बताएंगे आपको बिलिरुबिन, बिलिरुबिन कैसे क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ आप इतना जान लीजिए कि प्लाज्मा में येलो रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखिए प्लाज्मा के प्रोटीन का निर्माण लीवर द्वारा होता है ना। जो प्लाज्मा का प्रोटीन है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है ना। लीवर हमारे क्या एक ग्रंथि है जो क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं एल्बुमिन, जो हमारा प्रोटीन था क्या था, एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। उसमें जो है 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। उनमें से सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन है तो क्या है, एल्बुमिन,
ठीक है ना। कितने परसेंट पाया जाता है? 53 से 57%, है ना। 53 से 57% जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है 7% में, ठीक है ना। पूरे ब्लड का नहीं, ब्लड में तो सॉरी जो उसमें जो होता है 55%, देखिए पूरे उसमें 45% जो क्या पूरे ब्लड की अगर बात की जाए तो 45% क्या पाया जाता है उसमें 45% पानी पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें सेल्स वगैरह होती है। और 55% क्या पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है ना। 55% प्लाज्मा में ही हमारा क्या है लगभग 92 से 93% तक का क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और 7% उसमें से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। उनमें से 7% में से 53 से 57% एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। यह ब्लड में ऑस्मोलैरिटी रखता है। यह ब्लड में क्या करता है? ऑस्मोलैरिटी रखता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होगा? रक्त को गाढ़ा या पतला करना, ठीक है। देखिए ये ब्लड को क्या करता है? ऑस्मोलर बनाए रखता है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ब्लड को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से क्या करता है? बनाए रखता है ना। न ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला बनाए रखता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आयरन की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। और क्या करता है? हमारे ब्लड में जो आयरन होते हैं उनमें से उनकी मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, ज्यादा कम ज्यादा कम, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब कोई सर्जरी वगैरह होती है ना, तो जब आयरन की कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तो डॉक्टर क्या जाता है हमारे एक आयरन चला देता है ना। आयरन में क्या इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति हो जाती है ना। और आयरन भी होते हैं उसमें जो है तो ताकि पूर्ति हो जाए, ठीक है ना। आयरन की मात्रा को क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है, ठीक है ना। एल्बुमिन आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ एल्बुमिन क्या करता है? आयरन की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए एल्बुमिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि एल्बुमिन अगर मान लीजिए हमारे शरीर में या सॉरी शरीर का कहते हैं शरीर ही होता है, लेकिन यदि हमारे ब्लड में जो 7% प्रोटीन होता है उनमें से यदि एल्बुमिन जो होता है प्रोटीन अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? कमी के कारण एडिमा रोग हो जाता है ना। एडिमा क्या होता है? एडिमा जो है इस तरह से, ठीक है ना, पानी जैसी सूजन देख रहे हैं ना। एक पैर दिख रहा है आप लोगों को, एक पैर दिख रहा है आप लोगों को, एक पूरा सूजन है, ऐसे कोई दबा रहा है तो एक और दब जा रहा है ना। ये एडिमा, ये क्या हो गया है? एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो गई है। सब जितना प्रोटीन क्या पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है अपने प्लाज्मा में, है ना, ब्लड प्लाज्मा में। देख रहे हैं इस तरह से भी एक स्ट्रक्चर हमने ये लिया है देखने के लिए आपको। और ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ में भी जो है तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, एक पैर है, इसमें जो है क्या हो गया? एडिमा हो गई। एडिमा में इस तरह से इसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ एडिमा। एडिमा के बात है, इसको हम जो डिसीज वाला चैप्टर रहेगा उसमें हम डीपली से अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें इतना ध्यान दें कि एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो कौन सा डिसीज होता है? तो एडिमा होता है। एडिमा क्या होती है? सूजन हो जाता है पैरों में या कहीं भी जहां अगर मान लीजिए एल्बुमिन प्रोटीन कम है तो मान लीजिए एडिमा हो गया है। इस तरह से दिखाई देता है हमें एडिमा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ब्लड, आप देखिए ब्लड में बॉटम वाले के ऊपर उठ जाता है ऐसे करके और एल्बुमिन नीचे हो जाता है, ठीक है ना। अब पर चलते हैं अगला प्रोटीन को, एल्बुमिन हम पढ़ चुके हैं। अब अगला चलते हैं ग्लोबुलिन के लिए, है ना। अब देखिए ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी इस प्रोटीन की बनी रहती है ना। क्या होता है? एंटीबॉडी इस प्रोटीन की बनी होती है। देखिए जब ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है तो इस प्रोटीन क्या बनी रहती है? एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी डब्ल्यू, है ना। तो एंटीबॉडी जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन की ही बनी होती है, ठीक है ना। ये जो हमारे रक्षा का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे
एंटीबॉडी यानी रक्षा का कार्य जो होता है WBC करती है, तो ये जो है तो किसकी बनी होती है, लगभग एंटीबॉडी जो है तो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है जो रक्षा का कार्य करती है 2 से 3%। बाकी का रक्षा काम कौन करती है, हमारी WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे। अगला प्रोटीन फाइब्रिनोजन, सबसे कम पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन होता है तो हमारे प्लाज्मा में सबसे कम पाया जाता है। 7% को प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे कम क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ठीक है ना। कितना परसेंट होता है, 0 से 3%, 0.3%। ठीक है, 0 से 0.3% पाया जाता है। ये रक्त का थक्का जमाने में जो होता है फाइब्रिनोजन, हमने बता दिया है। फाइब्रिनोजन जो होता है हमारे रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। और विटामिन कौन सी करती है, विटामिन के करती है। ठीक है ना। यह रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। देखिए आगे आप दिखाई दे रहा होगा, यदि हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को, मान लीजिए हमने वो सॉल्व के लिए मैं पहले से बना रखा हूं ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा जानकारी दे सकूं। ठीक है ना। यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है ना, सब्जेक्ट सिस्टम का। तो देखिए फाइब्रिनोजन मान लीजिए यदि हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को हटा दें, हटाने पर क्या बचता है, शेष हमारे फाइब्रिनोजन इसमें जो है सब मिक्स है ना। अब फाइब्रिनोजन हटा देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। ठीक है ना। अब सीरम आ गया है, तो चूंकि सीरम को सीरोलॉजी कहते हैं, जब जिस ब्रांच में सीरम की स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। जिस ब्रांच में हम सीरम की स्टडी करते हैं उसको हम सीरोलॉजी करते हैं, सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट कशेरुकदंड वर्टिब्रेट। देखिए आरबीसी जो है इरिथ्रोसाइट ये किसमें पाई जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम देख चुके थे किसमें पाई जाती है। ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा बाहर से रुको आ गया था। ठीक है, तो आरबीसी के पाए जाते हैं एम्फीबियन, एबीज, रेप्टाइल और मैमल्स, फिश है ना। इसमें सब क्या है, आरबीसी पाई जाती है ना। अब हम इसके और आगे अब जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, जो एग्जाम पॉइंट बेस से क्या उपयोगी है। लेकिन आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, तभी हम एग्जाम में जो है तो सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए आरबीसी किसमें पाई जाती है, एम्फीबियन में पाई जाती है, चाहे एम्फीबियन हो, एबीज हो यानी पक्षी हो, रेप्टाइल्स, मैमल्स और फिश है ना। इन सब में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रम कॉलम। चाहे एबीज हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे फिश हो, सब में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी। एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो जल थल दोनों में रहते हैं। ठीक है ना। और ये भी मतलब पक्षियां, रेप्टाइल्स जो रेत पर चलते हैं, मैमल्स है ना, फिश यहाँ जानते ही हैं पानी रहते हैं। अब देखते हैं मैमल्स है ना। मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं, जो अंडा नहीं देते हैं, बच्चा पैदा करके दूध पिलाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं है ना। इनमें आरबीसी, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक, न्यूक्लियस कहें या केंद्रक कहें, वो जो है तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता।
लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन कहें कि जो हमारी ऊंट होती है और लामा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। आरबीसी के इनके केंद्रक जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं हमारे जो ब्लड होता है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, ब्लड की उत्पत्ति जो है तो हमारे कहां से होती है, जब हम छोटे होते हैं तब कहां से होती है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब कहां से होती है, उसका हम डीपली अध्ययन करेंगे। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि ऐसा डीपली कोई अभी तक यूट्यूब में तो नहीं पढ़ाया होगा, पेड कोर्स में ना कहीं पढ़ा दिया होगा, लेकिन यूट्यूब में कभी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, बट आप देखिए बर्ड, चूंकि पक्षी में भी क्या होता है, आरबीसी होती है। ठीक है ना, तो पक्षी में आरबीसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पक्षी की एग है, उसमें पक्षी में आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है, ये देखें एग, अंडा। अगर कोई लोग अंडा खाए हो ऑमलेट बना करके, ऑमलेट यानी अंडे की जो उबाल करके खाए हो, तो जो उसका कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है उसको छीलने के बाद जो सफेद कर उसको अलग कर दें तो क्या बचता है, पीला पीला भाग, उसे हम क्या कहते हैं, योग से। तो जो हमारे पक्षी होती है, बर्ड होता है, उसके जो अंडे से जो बच्चा होता है ना, तो उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन योग से होता है। जब तक बच्चा उसमें बन रहा होगा 21 दिन तक जो होता है, मुर्गी क्या करती है, मुर्गी या पक्षी अपने अंडे को सेती है ना, तो उसमें जो है आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से होता है, योग से होता है। ठीक है ना, ओरिजिन देख उत्पत्ति देख रहे हैं। अब हम चलते हैं मानव में, ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में जो है तो आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। देखिए हम अब लोगों को जेनेटिक्स में सारे पढ़ा चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जो होता है स्पर्म और ओवम से जब मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है ना। जैसे हमारे जाइगोट का निर्माण होता है तो हम विद डायग्राम हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट में जो कितनी सेल, एक सेल होती है, और वो जैसे सेल डिवाइड होती है तो 11वें दिन 11 दिन में कितनी सेल हो जाती है, डिवाइड होकर 32 सेल हो जाती है। और 32 सेल जब हो जाती है तो क्या होता है, 32 सेल में डिवाइड होने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। मान लीजिए 32 सेल हो जाती है 11वें दिन में, बात बता। ठीक है ना, पहले क्या होता है, 2 होती है, 2 से 4 होती है डिवाइड होकर के, 4 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, और 16 से क्या रहती है, 32 हो जाती है। जैसे ही 32 हो जाती है तो ऐसे ही कुछ सेल ऐसे 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 हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे, और कुछ सेल यहाँ पर ऐसे 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 कर करके कुछ यहाँ कार्बन में चली जाती हैं, है ना, ऐसे। ठीक है ना, ये हमारे क्या, इसमें क्या हो जाता है, अपरा हो जाता है, प्लेसेंटा, जो मां के गर्भनाल से बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है। ठीक है ना, इसमें जो सेल होती है तो ए बी और डिवाइड होती रहती है। डिवाइड होने के बाद इसमें स्टेम सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल से हम कोई भी नए सेल्स की क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसका स्टेम सेल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सेल में ऐसी क्षमता आ जाती है किससे हमारा ब्लड बनेगा, किससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, है ना, किससे पैर बनेगा, किससे हाथ बनेगा, किससे कान बनेगा, ये सब जो है इनमें जो है तो ऐसी क्षमता आ जाती है ना। जैसे 11वें दिन के बाद ये सब प्रोसेस, अब ये नहीं जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन जो है तो गर्भ ठहर गया, है ना, उसी दिन क्या होती है, ये माना जाता है प्रेगनेंसी ठहर गई। 11वें दिन के बाद 11-12 दिन बाद क्या होता है कि वो जब हम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को डीपली से बताएंगे कहां से क्या कैसे होता है। आप लोग इतना समझ जाएंगे 11वें दिन के बाद एक प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं जब पहले बच्चा होता है
तो ये मान लीजिए क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है ना। प्लेसेंटा से जो है तो गर्भनाल से ये मान लीजिए बच्चा है, पहले जो है तो ह्यूमन इसी तरह होता है, ठीक है ना। जब माँ के गर्भ में बच्चा बनता है तो इस तरह बनता है, शुरू से नहीं, मतलब इस तरह जैसे हम लोग दिखते हैं ऐसे शुरू से नहीं हो जाता, ठीक है ना। पहले इसी तरह दिखता है, लेकिन देखिए मुर्गियों में जो होता है योग से जो है तो बड़ा पाया जाता है, ठीक है ना। बर्ड जो चिड़िया होती है उसमें एक शेप क्या होता है, बड़ा का लार्ज दिखाई देता है, लेकिन मनुष्यों में भी जो होता है तो योग से पाया जाता है वो छोटा सा। ये देखिए ये मान अपना है, यहाँ पे क्या है, योग से, जैसे योग से है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। योग से इसमें अब एक हम मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम आप लोगों को बता सकें अच्छे से कि हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन ओरिजिन वास्तविकता में कहां से होती है, ठीक है ना। दो वीक्स में क्या होता है, 2 वीक्स जब बेबी हो जाता है तो आरबीसी का फॉर्मेशन योग सेक्स से ही होता है ना। अब हम इसको आगे देखेंगे, देखिए अब एक ह्यूमन की बात चल रही है, मनुष्य की बात चल रही है, ठीक ना। देखिए 2 से 4 वीक तक योग सेल में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आरबीसी किसमें होती है, ह्यूमन में। जब बच्चा 2 से 4 वीक तक आता है तो योग सेल में होता है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए बच्चा 4 वीक से 8 मंथ का हो गया तो फिर इतने में क्या होता है, लीवर ऊपर सब डेवलप हो जाता है ना। सेल को पता हो जाती है कौन सेल लीवर बनाएगी, कौन सेल पैर बनाएगी, कौन सेल है ना फेफड़ा बनाएगी, जितने भी हमारे आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं सब। तो फिर जो होता है 4 से 8 मंथ के बाद क्या होता है, इसी फॉर्मेशन लीवर में होता है, ठीक है ना। और 31 वीक के बाद है ना, 31 वीक से फिर जब 31 वीक का जो बेबी हो जाता है ना, तो उसमें जो है आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है ना। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें जब छोटे रहते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, तब हमारा जो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में नहीं होता है ना। तो 2 से 4 वीक योग सेल में होता है, 4 वीक से 8 मंथ तक लीवर में होता है ना। 31 वीक के बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है तो हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है ना। अब हम आगे चलेंगे, देखिए ये हम बोन मैरो को स्ट्रक्चर सहित हम आप लोग दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन यहीं से होता है, ये हमारी आरबीसी दिख रही है, ठीक है ठीक है। ये हमारी थ्रोम्बोसाइट जो है हमारी ब्लड को दिख रही है, डब्ल्यूबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियर पाया जाता है ना। डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप की होती है, उसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, तभी समझ में आएगा अगला चैप्टर, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग अच्छे से देखते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आप देखिए लार्जेस्ट आरबीसी। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एड्यूमा की। एड्यूमा क्या है, ये उभयचर है, जो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है ना। इसमें लिखा हुआ है एम्फ्यूमा, है ना, ट्रीडेंस टिंक्लम, इस तरह से होता है हमारा एम्फ्यूमा। और इसमें आरबीसी की साइज क्या होती है, 70 से 80 म्यू, है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए सबसे लार्ज आरबीसी किसकी होती है, तो क्या होगा, एड्यूमा, है ना। एड्यूमा क्या है, एक उभयचर है ना। आगे चलते हैं हम, अगर क्वेश्चन है
सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो किसकी होती है? कस्तूरी मृग। जो हमारा कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग मतलब हिरण, उसकी आरबीसी क्या होती है? सबसे छोटी होती है 2.5 म्यू, है ना। ये हमारी कस्तूरी मृग है, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, कस्तूरी मृग। इससे कस्तूरी का निर्माण होता है, इस तरह से बेचारी होती है ना। ठीक है, कस्तूरी मृग, इसकी आरबीसी जो है सबसे छोटी स्मॉल होती है 2.5 म्यू, है ना। आगे चलते हैं समय कमाते हुए। ये हम इमेज आप लोग अच्छे से इसलिए दिखाते हैं ताकि जब हम इमेज सही देखे रहेंगे तो हमारा ध्यान भी कंठस्थ रहेगा, है ना। ठीक है, आप देखिए स्तनधारी में सबसे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की पाई जाती है। अगर स्तनधारी में देखी जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी पाई जाती है, तो हाथी की पाई जाती है 9.4 म्यू, ठीक है ना। अब हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हाथी को आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो हाथी का स्ट्रक्चर तो हमें नहीं दिखाना पड़ेगा, हाथी आप लोग देखे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हाथी के स्ट्रक्चर देखे होंगे, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन को भी आप लोग ऐसी उम्मीद ही करते हैं, है ना, कि आप लोग ह्यूमन और हाथी को कम से कम आई होप कि आप लोग देखे हैं। और ह्यूमन की आरबीसी की साइज क्या होती है? 7.5 से 0.5 से 8 म्यू। अभी हमारा वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जरूरतमंद लोगों के पास, सभी के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।